रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, क्यों होता है, दोनों बात देखते हैं। रिजॉल्व करना किसको कहते हैं? देखिए, रिजोल्यूशन क्या होता है और क्यों होता है, इसको समझने के लिए पहले एक सिचुएशन सोचिए। ये बॉल है, मान लीजिए, मान लिया, इसमें कुछ मास भी है और इसको अर्थ के सरफेस के नजदीक हम रिलीज कर देते हैं, मतलब हाथ से छोड़ देते हैं गिरने के लिए। तो इस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है और इसीलिए इस डायरेक्शन में यह इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होता है, और गिरने के लिए छोड़ दें तो ये गिरने भी लगता है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि वर्टिकल लाइन में एक्सेलरेट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें फोर्स था इसलिए एक्सेलरेशन हुआ, और जिस डायरेक्शन में फोर्स था एक्सेलरेशन उसमें होना चाहिए और वो हुआ भी। लेकिन जब इसी बॉडी को एक इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं ऐसे, तो दिखाई देता है कि ये बॉडी इस पर जब रिलीज करते हैं तो वर्टिकल लाइन में तो नहीं जाता, इस लाइन में जाता है। ये इस लाइन में क्यों गया, ये जो लाइन मान लो कुछ नाम देते हैं ओ ए, इसे तो ओ बी में जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकल लाइन में है, और फिर भी ये उस लाइन में मूव किया जिस लाइन में ग्रेविटी नहीं है। यहीं पर सवाल है कि उस डायरेक्शन में कौन है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो तो हम समझ गए, वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसमें जाना चाहिए था और जाता भी है। लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन, वो कुछ एंगल पर जो दिख रहा है ये इंक्लाइन प्लेन पर, इधर क्यों गया? मान लो हम इसे 60 डिग्री रखते हैं, तो दिखता है कि वाई एक्सिस के अलावा 60 डिग्री में भी इसका इफेक्ट है, और इसे हम मान लो 30 डिग्री रखते हैं तो इसका इफेक्ट और ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ जब बॉल को रिलीज करते हैं तो ये वाई एक्सिस के अलावा इस डायरेक्शन में जाता है और ज्यादा तेजी से आता है, ये ओ सी डायरेक्शन। तो ये थीटा बराबर 30 डिग्री पर है, इस डायरेक्शन में भी इसका इफेक्ट है, पहले से ज्यादा है। तो यही सवाल है कि ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में है उसमें उसका इफेक्ट हो तो होना चाहिए और होता है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी इफेक्ट होता है जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं है। तो उधर क्या है उसी का पता लगाना है। यानी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन defined to find out effect of the vector in the direction other than direction of the vector। यानी वेक्टर की जो दिशा होती है उस दिशा को छोड़कर बाकी दिशाओं में उसके इफेक्ट को पता लगाने का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को या ऑपरेशन को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, रिजॉल्व करना। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे हैं। When a ball is released near the earth's surface, it starts falling in vertical line, और उस डाउन वर्टिकल लाइन में एक्सलेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, क्यों एक्सलेट करता है, उसका कारण बताया सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सलेट होता है, और ऐसा होना चाहिए तो ठीक है। लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्टिकल लाइन में जो एक्सलेशन है उसके अलावा डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्यों होता है? जैसा कि इफेक्ट दिख रहा है 60 डिग्री पर, जैसा इफेक्ट दिख रहा है 30 डिग्री पर, इन दिशाओं में इसका प्रभाव क्यों होता है, इसको पता लगाने का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसी को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड टू फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की जो दिशा होती है उस दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में उसके इफेक्ट को पता लगाने का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो लिखिए रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर क्या है। तो रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, resolution of a vector is
A mathematical operation. Mathematical operation. Resolution of a vector is a mathematical operation defined to find out effect of the vector. Effect of the vector. Resolution of a vector is a mathematical operation defined to find out effect of the vector in the direction other than direction of the vector, other than direction of the vector of the vector. Any resolution of a vector is a mathematical operation defined to find out effect of the vector in the direction other than direction of the vector. वेक्टर की जो दिशा होती है उस दिशा को छोड़कर बाकी दिशाओं में उसके इफेक्ट को पता लगाने के मैथमेटिकल ऑपरेशन को रेजोल्यूशन कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? हर वेक्टर फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, उसका एक डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। उस डायरेक्शन में जो इफेक्ट है सो तो है ही, उस डायरेक्शन को छोड़कर बाकी किसी भी डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट होगा उसे पता लगाने के मैथमेटिकल ऑपरेशन को रेजोल्यूशन कहते हैं, रिजॉल्व करना कहते हैं। अब रिजॉल्व करने में हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंथ से दिखाते हैं, सेगमेंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन से, तो फिर वेक्टर की इफेक्ट को भी हम अनदर सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे। फिर से सुनाया, यहाँ पर हमें पता लगाना है वेक्टर, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय segment of a straight line. Then effect of the vector along any line is also represented by another segment of the straight line. इन दोनों सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसी को जानते हैं प्रोजेक्शन मेथड। तो समझिए प्रोजेक्शन मेथड, यानी हम लोग जानते हैं ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोग पहले से जानते हैं कि वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद ए सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, then its component is also represented by another segment of a straight line. वेक्टर को हम एक सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और वेक्टर के सेगमेंट को दूसरे स्ट्रेट लाइन से, वेक्टर के इफेक्ट को। देखिए दिस लाइन, ये लाइन है जिसे हम मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन मानना क्या है दिखाई दे रहा है। इस सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन और दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन ए बी लाइन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? तो वेक्टर को, समझे? ए बी दिखा रहा है वेक्टर, वो हो सकता है वेक्टर आर। वेक्टर आर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ए बी। अब इसका इफेक्ट हमें इस डायरेक्शन में मालूम करना है। ये कौन सा डायरेक्शन है? तो मान लो x1 x2, तो हम वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट और वेक्टर के टर्मिनेटिंग पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर डालें। यहाँ से जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो लेंथ इंटरसेप्ट होगा उस लेंथ को प्रोजेक्शन कहेंगे या मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर का x1 x2 एक्सिस पर ये प्रोजेक्शन कहलाएगा, ए बी का प्रोजेक्शन x1 x2 पर। देखो फिर से समझो, अगर ए बी स्टैंड्स फॉर ए सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर ए बी एक रेखा खंड है तो फिर सी डी उस रेखा खंड का x1 x2 लाइन पर प्रोजेक्शन है।
If AB stands for segment of a straight line, then CD stands for projection of that segment on the line x1, x2. अगर AB एक रेखाखंड है, एक सेगमेंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, तो CD उस रेखाखंड का x1, x2 लाइन पर प्रोजेक्शन है. If AB stands for segment of a straight line, then CD stands for its projection on x1, x2. अब अगर AB एक वेक्टर है R, तो फिर CD उस वेक्टर का इफेक्ट यानी कंपोनेंट है along x1, x2. इसे हम लैंग्वेज में भी लिख देते हैं कि if AB, अगर AB is a segment of a straight line, is a segment of a straight line, if AB is segment of a straight line, अगर AB is a segment of a straight line, अब ये AB एक रेखाखंड है, then CD is projection, then CD is projection of AB on x1, x2 line. इस लाइन को पढ़ के दो बार दोहराइए. If AB is segment of a straight line, then CD is projection of AB on x1, x2. यानी AB अगर एक रेखाखंड है मात्र, तो CD को उस रेखाखंड का प्रोजेक्शन कहेंगे. If AB stands for segment of a straight line, then CD stands for its projection of AB on x1, x2 line. समझ में आई बात? अब आगे अगर हम AB से वेक्टर R को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर CD से उसके कंपोनेंट या इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे. इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड ऑफ रिलेटिंग ए वेक्टर एंड इट्स इफेक्ट. इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड. इसमें क्या होता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन AB, then its effect along x1, x2 axis is represented by line CD, where line CD क्या है, तो CD is projection of AB. लाइन CD क्या है, तो CD AB का प्रोजेक्शन है. तो अगर AB stands for a vector, then CD stands for its component. If AB stands for a vector, then CD stands for its component. If AB is just a straight line, then CD is its projection on x1, x2. अगर AB मात्र रेखाखंड है, तो CD उसका प्रोजेक्शन है, और AB अगर वेक्टर है, तो CD उसका कंपोनेंट है. दोनों बात समझ में आई? Point 1, geometrically, AB is a segment of a straight line and CD is called projection of AB on x1, x2 line. And if AB stands for a vector, then CD stands for its component along x1, x2. समझ में आई बात? मतलब if AB is for vector R या A, जो नाम दे दें, अगर AB मात्र रेखाखंड नहीं या एक वेक्टर दिखाता है, then CD is its component on x1, x2 axis. समझ में आई बात? Vector has its effect in the direction other than direction of the vector also.
the mathematical operation designed to find out effect of the vector in the direction other than direction of the vector is called resolution. हर सदिश राशि हर वेक्टर की एक दिशा होती है और उसका प्रभाव उस दिशा के अलावा बाकी दिशाओं में भी पाया जाता है। उसकी अपनी जो दिशा कहलाती है उसको छोड़कर किसी भी दिशा में उसके इफेक्ट को मैथमेटिकली पता लगाने के मेथड को रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन में वेक्टर को एक लाइन ए बी से दिखाएंगे तो उस लाइन ए बी के स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट से x1 x2 पर परपेंडिकुलर डालेंगे। वह परपेंडिकुलर सी डी लेंथ इंटरसेप्ट करेगा और अगर ए बी एक जस्ट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है तो फिर सी डी उस ए बी का x1 x2 पर प्रोजेक्शन। If AB is just a segment of a straight line, then CD stands for its projection on x1, x2 axis. But if AB also stands for a vector, then CD is its component along x1, x2. यदि AB मात्र सरल रेखा खंड नहीं वेक्टर है तो फिर CD उसका प्रोजेक्शन है। इस मेथड को प्रोजेक्शन मेथड ऑफ रिलेटिंग वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट कहते हैं। अब आप बताइए एक समय में एक लाइन का दूसरी कितनी लाइनों पर प्रोजेक्शन संभव है। अब तो बात तय हो गई कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, देन इट्स इफेक्ट और अ कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोजेक्शन। एंड प्रोजेक्शन क्या है तो वेक्टर जिस लाइन से दिखा रहे हैं उस लाइन के प्रारंभ और अंत से लंब डालिए उस रेखा में उस लाइन में जिसमें इफेक्ट निकालना हो वह जितना लेंथ काटेगा उस लेंथ को इस वेक्टर का उस रेखा में प्रोजेक्शन कहेंगे। तो एक बार फिर ड्रॉ करते हैं। ये है लाइन ए बी। ए बी स्टैंड्स फॉर वेक्टर। वेक्टर का नाम आप जो दे दें, ए बी की जगह आर दें, सी दें, ए दें, कुछ भी दें, मान लो ए दे दी, यानी ए बी स्टैंड्स फॉर वेक्टर ए। ए बी एक सदिश ए बी को ए को दिखाता है। अब बताइए इस ए बी का इस लाइन में कोई कंपोनेंट या इफेक्ट पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो हम कैसे रिलेट करें कि मेन इवेंट मूल घटना अगर ए बी है तो फिर कौन है उसका इफेक्ट इस रेखा में जिसे हम x1 x2 कहते हैं। प्रोजेक्शन मेथड के अनुसार इस वेक्टर ए के स्टार्टिंग पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। हम परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, लगता नहीं दिख रहा है, ठीक है इसको ठीक करते हैं। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये दोनों परपेंडिकुलर सी डी लेंथ इंटरसेप्ट किया, सी डी लेंथ काटा। अब if AB stands for vector A, then CD stands for its component along x1, x2। इसी समय एक और लाइन खींच दिया इधर और कोई पूछ रहा है बताओ इस x x डैश लाइन में इसका कोई इफेक्ट या कंपोनेंट होगा। इसी समय तो हम A से अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और B A से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। मान लो ये लेंथ इंटरसेप्ट हुआ PQ। तो अब हम कह सकते हैं वेक्टर ए बी का एक साथ दो दो कंपोनेंट दिखाया जा रहा है। सी डी इज इट्स कंपोनेंट अलोंग x1 x2 एंड PQ इज इट्स कंपोनेंट अलोंग x x डैश। और उसी समय मान लो कि कोई इस डायरेक्शन में पूछ रहा हो कि इसमें कोई इसका कंपोनेंट होगा तो इसका नाम क्या है, तो कुछ नाम दे दिया y1 y2। तो आप क्या करेंगे तो वेक्टर के हेड से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ ड्रॉ करें। ये काटा एस टी। बोला जा सकता है कि when vector AB stands for the vector A, then CD stands for its component along x1 x2, PQ stands for its component along x x dash, and now ST also stands for its component along y1 y2। अब एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं, तीन तीन। क्या इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है। तो मान लें कोई ये नई लाइन है, इसका नाम है वाई वाई डैश। अब पूछा गया इस पर कोई कंपोनेंट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और ये लाइन कट गया एम एन। तो क्या बोलेंगे कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ए बी and CD stands for its component along x1 x2 and PQ stands for its component along x x dash and ST stands for its component along y axis
and mn stands for its component along y dash। एक साथ एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट दिखाए जा रहे हैं? तो कम से कम अभी हम 4 दिखा रहे हैं। तो हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर पॉसिबल? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। एक वेक्टर के सभी संभावित दिशाओं में कुछ न कुछ इफेक्ट पाया जाएगा। इसके कंपोनेंट की संख्या, इफेक्ट की संख्या सभी दिशाओं में अलग अलग होगी और उनकी संख्या इनफाइनाइट होगी। और यहाँ फिर से याद दिला दें, वेक्टर को हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से दिखाएंगे तो फिर उसके इफेक्ट को, उसके कंपोनेंट को भी हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से दिखाते हैं। इन दोनों रेखाखंडों स्ट्रेट लाइन सेगमेंट में क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि इफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, अगर वेक्टर को सरल रेखा ए बी से दिखाएं तो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें डी पर और बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए सी पर। नाउ सी डी इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, and if AB stands for a vector, then CD stands for its component along x1, x2. यानी कंपोनेंट इज प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन दैट लाइन। जिस लाइन में हमें कंपोनेंट निकालना है वेक्टर के प्रारंभ से और अंत से, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। वह जितना लेंथ काटेगा उस लेंथ को उस वेक्टर का उस रेखा में कंपोनेंट कहेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात? Resolution is a mathematical operation defined to find out effect of the vector in the direction other than direction of the vector. Now vector is represented by a segment of a straight line, so its effect should also be represented by another segment of a straight line. अब यदि एक वेक्टर रेखाखंड से दर्शाया जाता है तो उसका इफेक्ट किसी भी दिशा में भी किसी न किसी रेखाखंड से हो। तो वह रेखा, if the vector is represented by AB, जब AB के हेड से और प्रारंभ और अंत से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए उस लाइन पर जिस लाइन पर इफेक्ट पता लगाना है। ये दोनों परपेंडिकुलर उस लाइन पर जितना लेंथ CD, PQ, MN काटते हैं उस लेंथ को इस वेक्टर का उस रेखा में, उस लाइन में कंपोनेंट कहते हैं। समझ में आई बात? CD stands for component of vector AB along the axis x1, x2. At the same time, PQ stands for component of the same vector AB on the line x, x dash. At the same time, ST stands for component of the same vector along y1, y2. And MN stands for its component of the same vector along the y dash. And there may be so many other directions, so there must be so many components. इसलिए total number of projections are infinite, total number of components are also infinite. तो फिर हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व क्यों करें और कितने कंपोनेंट पता लगाएं? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं तो वहाँ रेफरेंस एक्सिस 2 या 3 हो सकती है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और फिर हम इनको 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। और अगर हम एक्स और वाई एक्सिस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिर वहां 2 ही कंपोनेंट। ठीक है, बताना था कि व्हाट इज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड टू फाइंड आउट इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन द डायरेक्शन अदर देन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। यानी वेक्टर की जो दिशाएं होती हैं उन दिशाओं को छोड़कर किसी और दिशा में उसके इफेक्ट को पता लगाने के मैथमेटिकल ऑपरेशन को रेजोल्यूशन कहते हैं। रेजोल्यूशन का तरीका है कि इफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, then its component should also be represented by another segment of a straight line. अगर सदिश राशि यानी वेक्टर हम एक सरल रेखाखंड से दर्शाते हैं तो इसका कंपोनेंट भी किसी और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से दिखाना पड़ेगा। एक होगा ए बी विच स्टैंड्स फॉर द वेक्टर, दूसरा है सी डी विच स्टैंड्स फॉर इट्स कंपोनेंट अलोंग x1, x2। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी डी एंड ए बी? ए बी और सी डी के बीच रिलेशन क्या है, यही पता लगाना है। ए बी और सी डी के बीच यही रिलेशन है कि इफ यू consider AB as a segment of a straight line, then CD stands for its projection along that line. And if you consider AB as a vector, then CD stands for its component. समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, बताइए।
तो अब हम एक साथ कितने रेफरेंस एक्सिस इस्तेमाल करें? तो 3-3 के बदले 2-2, तो पहले हम 2 का हिसाब लेते हैं। 2 का मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें 2 रेफरेंस एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। हाँ, ये बात पता हो गई होगी कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल है एट ए टाइम। हम कितने का यूज करें या पता लगाएं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रेजोल्यूशन रेफरेंस सिस्टम और द कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम इस्तेमाल करेंगे। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम जो इस्तेमाल करेंगे वह होगा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो भी 2 डायमेंशन वाला, यानी जिसमें केवल एक्स एक्सिस हो और केवल वाई एक्सिस हो। देखिए ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। 2 एक्सिस हो गया, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस। अब हम वेक्टर को एक सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। दिखाइए, यहाँ पर वेक्टर को दिखा रहे हैं इस सेगमेंट से। ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ओपी है। नाउ ओपी स्टैंड्स फॉर वेक्टर ए बी सी, जो मन करे आर मान लेते हैं। ओपी स्टैंड्स फॉर वेक्टर आर। तो आर का मैग्नीट्यूड होगा ओपी बराबर आर, और एक्स एक्सिस से एंगल होगा थीटा। एक्स एक्सिस से एंगल होगा थीटा। अब हमें पता लगाना है वेक्टर ओपी, जिसे एस आर कहते हैं, उसका एक्स एक्सिस पर कोई इफेक्ट या कंपोनेंट हो सकता है या नहीं। तो वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो करते हैं यानी पी से और ओ से। तो पी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वो इंटरसेप्ट किया सी को। OC stands for component. If OP stands for the vector, then OC stands for its component along x-axis. यानी अगर OP वेक्टर A को दिखाएगा तो OC उसका कंपोनेंट होगा। उसी तरह वेक्टर से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये y एक्सिस पर लेंथ इंटरसेप्ट हुआ OD। तो फिर वही बात है कि OP stands for the vector, then OD fact stands for its component along y axis। यानी कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट किसको कहेंगे, तो ओसी को। तो आर एक्स ऐसे लिखते हैं, तो आर एक्स बराबर ओसी, और आर वाई कंपोनेंट बराबर होगा ओडी, जो कि बराबर है पीसी के। अब आप कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जिससे आप ओसी को ओपी से, ओडी को ओपी से रिलेट कर सकें, कनेक्ट कर सकें और कंपोनेंट निकाल सकें। तो इस ट्रायंगल में आप कॉस थीटा लीजिए, कॉस थीटा बराबर होगा डीएस, बेस हो गया ओसी, और ओपी, यानी ये हो गया आर एक्स आर। तो आर एक्स बिकम्स आर कॉस थीटा। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। आर एक्स इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। उसी तरह आर वाई निकालना है, तो उसके लिए हम लोग साइन थीटा इस्तेमाल करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होगा पी सी बाई ओ पी। Here PC stands for OD and OD is RY। इस तरह एक और रिलेशन आ गया, RY इक्वल टू R साइन थीटा। तो अगर वेक्टर द्वारा एक्स एक्सिस से बनाया गया एंगल थीटा मालूम हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो, तो वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला R cos थीटा एंड R sin थीटा। यह भी ध्यान रहे, थीटा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं, तब के लिए फॉर्मूला है। तो चलिए एक सवाल देखते हैं कि ड्रॉ वेक्टर डायग्राम एंड फाइंड आउट इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। और डायग्राम क्या है, तो 20 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 20 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज द डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाना है और उसका कंपोनेंट निकालना है along x axis and y axis। यानी there is a vector 20 kilometer is 30 degree north of east। 20 kilometer 30 degree north of east।
देखिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, ठीक है 20 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये है वेक्टर डायग्राम। तो पहले हमें रेफरेंस एक्सिस खींचना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, एंगल लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है, और फिर कंपोनेंट की बात। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ ड्रॉ करना है 20 किलोमीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री मुड़ जाइए। तो मुड़ गए, यही हुआ ओपी, ये हुआ वेक्टर आर जिसका मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर है। और एक्स एक्सिस एंगल हुआ पीओ एक्स बराबर 30 डिग्री थीटा के बराबर। अब ये एंगल 30 डिग्री है थीटा। अब हमें रिजॉल्व करना है, तो वेक्टर के हेड से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये लेंथ कटा ओसी। यहाँ से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये लेंथ हुआ ओडी। इसका कंपोनेंट निकालना है, तो आर एक्स बराबर आर कॉस थीटा। तो आर एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20 कॉस 30। ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई √3/2, यानी 10√3। और आर वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा 20 साइन 30, यानी 10। इस तरह वेक्टर का जो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है उसका हम लोग कंपोनेंट निकालें। ये मेथड है कंपोनेंट निकालने का अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ, याद रहे वेक्टर कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पॉसिबल कंपोनेंट्स एट ए टाइम हो सकते हैं। इन रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम 2 ही कंपोनेंट अभी निकाल रहे हैं, आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेगा, कंपोनेंट की संख्या भी बदलेगी। इसके बाद जानना है कि अगर कंपोनेंट पता हो तो वेक्टर को कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, पुनर्निर्मित करेंगे, यानी कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स, और तब फिर उसका एप्लीकेशन इन एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ये सब बातें पढ़नी है और इसको कल पढ़ेंगे।